इंदिरा रेड्डी इंस्टीट्यूट। योजना विश्लेषण के इस अंक में हम अप्रैल माह की जो योजना है हमारा पारिस्थितिकी तंत्र, उसका पार्ट 3 यानी पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुका है। जाके आप उसको नए हो तो वीडियो पे देख सकते हैं पीछे। उसके पार्ट 3 को हम देखेंगे, जिसमें हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को लेकर जो है 3 महत्वपूर्ण टॉपिक, जो अगर प्री का कोई बच्चा दे रहा है तो उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पश्चिमी घाट, वेटलैंड, रामसर वेटलैंड और सुंदरबन आर्द्र भूमि, ये 3 चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला, पश्चिमी घाट का एक समग्र अवलोकन। पश्चिमी घाट भारत के अगर देखा जाए जैव विविधता के क्षेत्र में या दुनिया के जैव विविधता के क्षेत्र में एक प्रमुख हॉट स्पॉट है, और वह भारत के पश्चिमी तट पे अरब सागर के साथ लगा हुआ जो है ऊंचा, कह सकते हो कि आसपास के क्षेत्र से ऊंचा पहाड़ी क्षेत्रों का है। उसमें काफ़ी कई सारी पहाड़ी लोकल नाम से जाना जाता है, जिसमें सह्याद्री उसका सबसे मतलब प्रमुख नाम है। और इसमें ये देखा जाए तो गुजरात से लेके तमिलनाडु तक ये एक अलग अलग नामों से है, लेकिन ये है एक ही जो है श्रृंखला, पश्चिमी घाट जिसे कहते हैं। और ये अपने बनावट को लेके, अपने भौगोलिक संरचना को लेके अनेक जो है पारिस्थितिकी दृष्टि से विविधता को देखकर हॉट स्पॉट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे अनेक तरह के वन पाए जाते हैं, अनेक तरह के फूलों की प्रजातियाँ, वृक्षों की प्रजातियाँ, जीव जंतुओं की प्रजातियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। तो आइए ज़रा थोड़ा सा देखना शुरू करते हैं धीरे धीरे। ज़्यादातर फैक्चुअल ही है, समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे परिचय देखा जाए तो पश्चिमी घाट को एक वैश्विक जैव विविधता हॉट स्पॉट माना जाता है। यहाँ का पश्चिमी घाट और उधर फिर सुंदरबन, और यह भारत के पठारी क्षेत्र को अलग करने वाली तेज ढाल के रूप में है। अगर देखा जाए दक्षिण भारत का तो एक आप उसको प्लेटू नुमा माना ही जाता है, प्लेटू या आप कह सकते हो टेबल नुमा। अगर भारत के दक्षिणी पठार को कहा जाए तो दक्षिणी भारत को, उसमें एक उठा हुआ क्षेत्र है पश्चिमी तट पे, वो इसे अलग करता है। और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का ये प्रतिष्ठित पद भी प्राप्त है किसे? पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के रूप में भी जाना जाता है, और ये ताप्ती नदी से शुरू होकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यानी 8 डिग्री उत्तरी से 22 डिग्री उत्तरी, यानी 22 डिग्री उत्तर से लेके 8 डिग्री उत्तर तक 14 डिग्री अक्षांश में जो है ये फैला हुआ है। क्या? हमारा पश्चिमी घाट पर्वतमाला। और ये 6 राज्यों में है, जिसमें से गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, और एक केंद्र शासित प्रदेश है दादर और नगर हवेली। यानी पश्चिमी घाट का जो विस्तार है देखा जाए तो गुजरात से लेके तमिलनाडु तक, यानी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, और साथ ही में एक केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली इसमें पड़ता है। जहाँ तक देखा जाए कि इसकी स्थलाकृतियों को देखा जाए तो ये एक, इसकी जो भू आकृति है वो अपने आप में थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये मालाबार वर्षावन जैव भौगोलिक प्रांत को दिखाता है। और अगर पश्चिमी घाट के बारे में ये कहा जाता है कि ये कुछ अफ्रीकन यहाँ पे है, और ये एक आप कह सकते हो कि भारतीय महाद्वीप के यूरेशियन महाद्वीप के साथ टकराने के बाद ये चीज़ें बनी है। देखिए, पश्चिमी घाट की जैव विविधता, यानी जैव विविधता जो भौगोलिक रूप से विशिष्ट है और असाधारण जैव विविधता युक्त जैविक संपदा का एक मूल्यवान भंडार है। क्यों है ये? उसके पीछे अगर देखा जाए वजह, तो पश्चिमी घाट जो है हिमालय से भी पुराना है, और ये विकासवादी परिवर्तन क्षेत्र है, यानी ये डेवलप होता रहता, बदलता रहता है। ये अफ्रीका से बाहर और भारत से बाहर, यानी इसमें अफ्रीका से अलग है और भारत से अलग वाले क्षेत्र भी मिले हुए हैं। कुछ क्षेत्र अगर देखा जाए पश्चिमी घाट का, तो ऐसे लगता है कि जो अफ्रीका के पास मेडागास्कर है वो आके इसमें पूरी तरह से जुड़ जाएगा। ऐसा दिखता है कि वहाँ का कोई हिस्सा जो है यहाँ से कट के वहाँ पे चला गया है। इसके कारण ये दिखाई देता है, यहाँ पे अनेक जैव विविधता का स्पष्ट रूप से अंतर पश्चिमी घाट में दिखाई देता है। यहाँ पे खड़ी चट्टानें हैं, लहरदार पहाड़ियाँ हैं, गहरी घाटियाँ हैं, विशाल पठार हैं, विशिष्ट बने हुए लुभावनी स्थलाकृतियाँ हैं। ये सब इनके लिए प्रसिद्ध है। पहाड़ों ने लाखों साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप के यूरेशियन प्लेट से टकराव के कारण इसका जो है आकार लिया था, और
ये सारी चीज़ें देखिए, किसी भी जगह की जो पारिस्थितिकी है, इकोलॉजी है, वह वहाँ के आप कह सकते हो जियो इकोलॉजी या भौगोलिक और भूगार्भिक हलचल, मतलब जो इसकी स्थिति रहती है, जो क्लाइमेट रहती है, इन सारी चीज़ों से निर्धारित होता है। तो इतनी विविधता के कारण ये बना है, इसके कारण यहाँ पे अनेक तरह के पारिस्थितिकी भिन्नता भी पाई जाती है। जैसे यहाँ पे विभिन्न पौधे पाए जाते हैं, जानवरों की प्रजातियों के लिए भी महत्वपूर्ण आवास प्रदान करते हुए पर्वत भारतीय परिदृश्य में महत्वपूर्ण रखते हैं और जलवायु विनियमन में भी योगदान देते हैं। कैसे? पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है, कई चोटियां 2600 मीटर तक ऊंची है, जिसमें केरल की अनईमुड़ी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। इसमें ये चीज़ें बताती है। पश्चिमी घाट को अगर हम प्राकृतिक विभाजन करें तो उसको मोटे तौर पे 3 में बांटा जाता है। उत्तरी घाट, पश्चिम का उत्तरी हिस्सा पश्चिमी घाट का, यह गुजरात से महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। ठीक है, ये सबसे निचला है और कम उबड़ खाबड़ है। केंद्रीय घाट कर्नाटक से केरल तक फैला हुआ है और पश्चिम घाट के सबसे ऊंचे और सबसे उबड़ खाबड़ हिस्से, यानी सबसे ज़्यादा जो ऊपर नीचे या पर्वतीय संरचना दिखाई देती है, यही केंद्रीय घाट कर्नाटक से लेकर केरल तक दिखता है। और लास्ट में है दक्षिणी घाट, केरल से तमिलनाडु तक है। इसकी विशेषता ये है कि ये बहुत ज़्यादा विच्छेदित है, यानी वहाँ पे छिन्न भिन्न बहुत सारा दिखाई देता है, एक जैसी पहाड़ी श्रृंखलाएं नहीं दिखाई देती हैं। पश्चिमी घाट के कुछ स्थानीय नाम हैं, जैसे सह्याद्री है। सह्याद्री का अर्थ है, जब मैं इस योजना को बता रहा था तभी बताया था कि इसमें ज़्यादातर चीज़ें आपके प्री के लिए है। वो बच्चे जो नए हैं उनके लिए है कि नई नई चीज़ें उनको जानने को मिलेगा, और जो बच्चे पुराने हैं उनके लिए प्री के पहले रिवीजन हो जाएगा। तो ज़्यादातर प्री के हैं, इसमें बहुत कुछ समझाने का नाम नहीं है, थोड़ा थोड़ा बता देते हैं तो उससे याद रहता है आदमी के दिमाग में। तो जैसे सह्याद्री का अर्थ है शह्या का निवास, एक पौराणिक वर्षा नाग होता है। इसके हरे भरे प्रदेश के कारण इसे परोपकारी पर्वत भी कहा जाता है। यह श्रृंखला उत्तर में गुजरात से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र और कर्नाटक तक फैली हुई है, यानी सह्याद्री पर्वत गुजरात से लेकर कर्नाटक तक ये चीज़ें फैली हुई है। फिर इसके बाद आता है नीलगिरी पहाड़ियाँ। इन्हें नीले पहाड़ों का दर्शन करने वाले पश्चिमी घाट कहते हैं। उसमें एक फूल होता है जो नीले रंग का होता है, जिसके कारण उसे नीलगिरी पहाड़ी बोलते हैं। और इसका दक्षिणी भाग कर्नाटक से केरल और तमिलनाडु के संगम स्थल पर स्थित है। ठीक है, जहाँ केरल और तमिलनाडु का संगम होता है वहीं पे ही इसका दक्षिणी भाग स्थित है। इसी में एक और लोकल नाम, यानी उसके बाद नीलगिरी के बाद आता है शह्यम पर्वत। यह मलयालम शब्द साहा है और इस नाम का उपयोग केरल में विशेष रूप से पर्वतमाला के दक्षिणी इलाकों को कहा जाता है। इसके बाद आता है कार्डामम हिल। कार्डामम माने इलायची होता है। यह भी केरल तमिलनाडु सीमा पर स्थित है। इन पहाड़ियों का नाम, वहाँ पे इलायची का उत्पादन बहुत होता है, उसी के नाम पे इसको कार्डामम हिल्स बोला जाता है। लास्ट में आता है अन्नामलाई। ये केरल तमिलनाडु सीमा से लगे पश्चिमी घाट के दक्षिणी इलाकों में स्थित है। लास्ट में क्या आता है, बल्कि वो दक्षिणी सीमा में स्थित है। इन पहाड़ियों का नाम तमिल शब्द अनई से हुआ है, जिसका अर्थ होता है हाथी। यह क्षेत्र में जंगली हाथियों की उपस्थिति का ये प्रतीक है। क्या? अनई, अन्नामलाई या अनई। ठीक है, और अनईमुड़ी चोटी भी है उधर उसी इलाके में जो है। पश्चिमी घाट के प्राकृतिक संसाधन देखें कि देखा जाए तो पश्चिमी घाट न केवल जैव विविधता के लिए, वो प्राकृतिक संसाधनों में क्या है, वहाँ पे नदियाँ हैं, वहाँ पे आप कह सकते हो कि मानव के जीविका के लिए कई सारी एक्टिविटी जो है संसाधन है। कृषि भी ठीक ठाक होती है, मत्स्य पालन होता है, जंगल है, आप कह सकते हो कि पर्यटन के लिए भी है वहाँ पे, और वहाँ पे प्राकृतिक मिनरल्स भी बहुत पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। जैसे देखिए, प्राकृतिक घाट, पश्चिमी घाट प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है जो पारिस्थितिकी तंत्र और मानव समुदाय दोनों को बनाए रखते हैं। लेकिन ये जो प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है, वो जब हमारे लालच से जुड़ जाता है तो वो पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाने लगता है। इसलिए वहाँ पे आप देखेंगे कि पश्चिमी घाट, उसमें उसके पारिस्थितिकी तंत्र को भी गंभीर खतरा है। इसी के लिए उसके प्रबंधन का भी काम, उस पर हम इसको देखेंगे। यह क्षेत्र जैसे देखिए, इसमें गोदावरी नदी है, कृष्णा है, कावेरी है, तुंगभद्रा सहित कई प्रमुख नदियों का जल क्षेत्र है। इससे लाखों लोगों की सिंचाई, पीने और जल विद्युत का उत्पादन होता है। ये पर्वत मानसूनी हवाओं को रोक के जो है वर्षा करती हैं और ख़ासतौर से दक्कन के क्षेत्र के विषसाय प्रदेश को करके वहाँ पे एक विशेष जलवायु बनाती हैं। और इस तरह से देखा जाए तो ये भारत की जलवायु को क्या करती हैं,
प्रभावित या रेगुलेट करने के रूप में भी ये भूमिका अदा करती हैं। यहाँ पे पश्चिमी घाट देखा जाए तो पूरे प्रायद्वीप में पारिस्थितिकी और जैव भौतिकी प्रक्रियाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं, क्योंकि इसके कारण उष्णकटिबंधीय मानसून प्रणाली का उदाहरण देते हुए देश भर में बारिश के मौसम का नमूना ये सब चीज़ें क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और प्रायद्वीपीय भारतीय राज्यों में रहने वाले 24.5 करोड़ लोग पश्चिमी घाट से निकलने वाले नदियों के पानी से काफ़ी हद तक निर्भर हैं। और ये नदियाँ सदा नीरा नहीं हैं, इसीलिए इस जो नदियाँ भी गोदावरी देख रहे हैं, कृष्णा देख रहे हैं, कावेरी देख रहे हैं, इन नदियों के जो जिन इलाकों से गुजरती हैं उसमें काफ़ी उन राज्यों के बीच काफ़ी विवाद भी होता रहता है। ठीक है, यही नहीं, इस क्षेत्र में लौह अयस्क मिलता है, मैग्नीज मिलता है, बॉक्साइट मिलता है, चूना पत्थर जैसे अन्य खनिज संसाधन भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिनके उत्खनन के कारण ये क्षेत्र भी जो है कहते हैं कि वो पारिस्थितिकी दृष्टि से चुनौतीपूर्ण स्थिति में रहता है। अगर हम देखें कि पश्चिमी घाट की जैव विविधता, तो ये वो चीज़ है कि जैव विविधता अगर देखा जाए पश्चिमी घाट का, तो वो वैश्विक स्तर के हॉट स्पॉट में है, यानी बहुत सारी विविधता यहाँ पे पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, अलग अलग जैसे मानसूनी भी है, कहीं बहुत ज़्यादा पश्चिमी घाट के पश्चिमी हिस्से में बहुत बारिश होती है, तो पश्चिमी घाट के पूर्वी हिस्से पे जो है बारिश या उसके विशिष्ट छाया प्रदेश में बारिश बिल्कुल नहीं या बिल्कुल न के बराबर होती है। यानी मुंबई में ढेर सारी वर्षा होती है और वहीं इधर पूना में बारिश न के बराबर होती है। उसके समुद्र तटीय इलाकों में मैंग्रोव्स वन भी पाए जाते हैं ऊंची ऊंचाई पर। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 4 तरह के चारों वन, सदाबहार, अर्ध सदाबहार, पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती, ये चारों तरह के वन यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये जब विविधता है, इतनी सारी जब विविधता रहेगी, जलवायु में रहेगी, भौगोलिक संरचना में रहेगी, भूगर्भिक संरचना में रहेगी, तो निश्चित रूप से वहाँ पे जैव विविधता अलग अलग क्षेत्रों में पाई भी जाती है। तो देखा जाए अगर हम यहाँ पे ये माने कि ये जो पश्चिमी घाट क्षेत्र है, पारिस्थितिकी विशेषताओं और पौधों की संरचना के आधार पे पश्चिमी घाट क्षेत्र में 4 प्रमुख वन प्रकार और 23 अलग अलग प्रकार वन उप प्रकार मिलते हैं। जलवायु और ऊंची ढाल ने पौधों के प्रकारों की विविध श्रृंखला को जन्म दिया है, जिसमें सदाबहार वन होते हैं, अर्ध सदाबहार वन होते हैं, नम पर्णपाती वन होते हैं, शुष्क पर्णपाती वन होते हैं। यही देखिए, एक ही भौगोलिक संरचना है। हिमालय में तो मान लिया चलो हिमालय का अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे एक ही भौगोलिक संरचना है जिसमें सदाबहार भी वन पाए जाते हैं, अर्ध सदाबहार भी पाए जाते हैं, नम पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं। और इसके कारण इस अनुमान लगाया जाता है कि इस क्षेत्र में निचले समूहों से लेकर फूल वाले पौधे तक लगभग 12,000 प्रजातियां पौधों की पाई जाती है, जिनमें से 5800 फूल वाले पौधों की प्रजातियां तो यहाँ की स्थानिक है। यह भारत की कुल वनस्पति का लगभग 27% कहाँ से, इसी पश्चिमी घाट के क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पतियों से वो विविधता होती है। इसीलिए देखा जाए, अभी तो ये वनस्पतियों की देख रहे हैं, अभी जीव जंतुओं की भी देखेंगे। तो क्यों है? क्योंकि वहाँ की विविधता है। वो पश्चिमी घाट के निर्माण में विविधता देखी गई है, वहाँ के आप उसके टोपोग्राफी में अंतर है, वहाँ के क्लाइमेट में अंतर है बहुत ज़्यादा, जिसके कारण ये विविधताएँ दिखाई देती हैं। देखिए पश्चिम घाट में जीव जंतुओं की भी असाधारण विशेषता है, विविधता है, जो उन्हें दुनिया की जैव विविधता वाले हॉट स्पॉट में एक बनाती है। जो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर के रेड लिस्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर खतरे के रूप में सूचीबद्ध न्यूनतम 325 प्रजातियां घर हैं। यानी या आप देखा जाए तो 325 ऐसी जो जिनको इंडेंजर के रूप में प्रजातियां स्पीसीज हैं वो यहाँ पे पाई जाती हैं। इसमें से 129 को असुरक्षित, 145 को लुप्त प्राय और 51 को गंभीर रूप से लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। संभवतः इतना ज़्यादा डेंजर ये रेड लिस्ट वाली प्रजातियां शायद ही कहीं हों। इसीलिए देखिए, इसको बार बार कह रहा हूं कि ये विविधता है इन्हें वैश्विक हॉट स्पॉट बनाती है। पश्चिमी घाट कई प्रमुख स्तनपायी प्रजातियों का भी घर है, जिसमें एशियाई हाथी हैं, गौर हैं, बाघ जैसे विश्व स्तर के खतरे में बड़ी प्रजातियां भी इसमें शामिल है। साथ ही में कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो इनके यहाँ की अद्वितीय है, यूनिक है, यानी यही पाई जाती है। उसमें शेर पूंछ वाले मकाक बंदर जिसे कहते हैं, नीलगिरी ताहर है, नीलगिरी लंगूर जैसी लुप्त पाए प्रजातियों की मेजबानी भी करता है।
जो सिर्फ यहीं पश्चिमी घाट में ही पाई जाती हैं। शेर हाथी तो मान लो इधर उधर भी पाई जाती हैं, लेकिन ये कुछ है जो यहीं पाई जाती है। ये पश्चिमी घाट इतनी जैव विविधता रखता है, तो क्या उस जैव विविधता के बारे में जानकारी भी रखता है? निश्चित रूप से। इस क्षेत्र के जो परंपरागत रूप से लोग वहाँ रह रहे हैं, उनके पास इस क्षेत्र की जैव विविधता और उससे जुड़ी हुई जो हमें जैसे प्लांट्स हैं तो उनके जो औषधि गुण हैं, जो अन्य जानकारियाँ हैं, उसका भी ज्ञान यहाँ के लोगों को है, जिसको लेकर कई बार इनके ये आप यहाँ तो छोड़िए, विदेशी आख्यानों में भी आया है कि पश्चिमी घाट वो क्या है, अपने लिए ट्रेडिशनल नॉलेज को रखता है। ऐसे में इस ट्रेडिशनल नॉलेज को बढ़ावा देने और उसका कह सकते हो कि दोहन भी किया जा सकता है। दुरुपयोग नहीं करना है, हमें उनकी पहचान करनी है और उनके माध्यम से दोहन करके इस क्षेत्र की भलाई और सांस्कृतिक पहचान को महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया जा सकता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि प्रकृति जो है, जो चीज़ प्राकृतिक दृश्य से महत्वपूर्ण संसाधन होता है, हमारे लालच के भी शिकार हो जाता है। जब हमारे लालच का शिकार वो होता है तो वह उस क्षेत्र, वो क्षेत्र विशेष पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। हमारी वो मानवीय क्रियाएं, जैसे देखिए कहावत है कि किसी भी क्षेत्र में संसाधन का होना बड़ा अच्छा बात है, लेकिन अगर संसाधन वहाँ पे प्राकृतिक है तो मनुष्य की लालच और उसके कारण वह क्षेत्र चुनौतियां भी उत्पन्न करता है। जैसे अगर खाड़ी देशों में देखा जाए तो पेट्रोलियम निकला, जब से ही पेट्रोलियम निकला है उसके बाद ही दुनिया का अखाड़ा बन गया है खाड़ी देश। तो ऐसे भी कहीं भी कोई भी प्राकृतिक संसाधन होना अच्छी चीज़ होती है, लेकिन हमारा जब लालच उसमें जुड़ जाता है तो उस परिस्थिति, उस तंत्र को ही वो नुकसान पहुंचाने लगता है। वही चीज़ें दिख रही है। पश्चिमी घाट को कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जो उनकी अद्वितीय जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को खतरे में डालता है। प्रमुख चिंता है निवास का नुकसान, हैबिटेट लॉस, यानी जो लोगों जो उस क्षेत्र की स्थानिक प्रजातियां हैं उनके निवास या उनका हैबिटेट नुकसान हो रहा है। खासतौर से काफ़ी, चाय, ताड़, रबर और अन्य फसलों की खेती से प्रेरित होने के कारण, जिसमें बड़े पैमाने पर वनों की क्या कर रहे हैं लोग, कटाई करके ये खेती की जा रही है, बगानी यो कह सकते हो, उसके कारण ये सारा नुकसान हो रहा है। साथ ही में वन जीवों का अवैध शिकार हो रहा है, वनों की कटाई हो रही है, अत्यधिक मछली पकड़ना हो रहा है, पशुओं की चराई हो रही है। ये सब भी जो है विनाश को बढ़ावा देते हैं। वन और जल ही पारिस्थितिकी तंत्र को भी इसके कारण अपूर्णीय क्षति हो रही है। पश्चिमी घाट अगर हम देखें, अगर आप उसके स्थिति को देखें तो उसमें वहाँ पे कई सारे जो है डेवलपमेंट वर्क हो रहे हैं, रेलवे लाइन गए हैं, रोड गुजर रहे हैं नए नए, जिनके कारण वो पहले से ही नाजुक प्राकृतिक सद्भावना जो है वो बिगड़ रही है। इसको लेकर जो है कई सारी चुनौतियां भी आई हैं, और हालांकि उन चुनौतियों को देखते हुए भारत सरकार ने कई पहल भी की है, जिसको हमने देखेंगे कि पश्चिमी घाट का संरक्षण और प्रबंधन के लिए किया जा रहा है। तो इसका संरक्षण जो देखा जाए, भारत सरकार ने पश्चिमी घाट के संरक्षण के उद्देश्य से कई पहले लागू की है, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, वन अधिकार संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संवेदनशील इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन की घोषणा की गई। आज जैसे कानून शामिल करके इस क्षेत्र को मजबूती कानूनी ढांचे के माध्यम से वन्य जीवों और उनके निवास, संरक्षित क्षेत्र आदि को मेंटेन रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन समस्या ये है कि सिर्फ कानूनों के जरिए ये नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस क्षेत्र में काफ़ी बड़ी जनसंख्या भी रहती है जो अपने जीविकोपार्जन के लिए उस क्षेत्र पे निर्भर है। अगर कुछ ऐसे जैसे पर्यावरण दृष्टि वाले जो लोग हैं वो उस क्षेत्र को पूरी तरह से संरक्षित रखने की बात कहते हैं, जबकि जो जनसंख्या है, जो लोग हैं उस क्षेत्र में अपने जीविका को लेकर आवाज़ उठाते रहते हैं। ऐसे में वो चीज़ें थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्टरी हो जा रही है, और जो संरक्षण का प्रयास है वो उतना सफल नहीं हो पाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए ज़रूरत ये है कि पश्चिमी घाट के सफल संरक्षण के लिए सरकार, स्थानीय समुदाय और सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों के साथ जो है सहयोग क्या हो, महत्वपूर्ण हो। तभी इस क्षेत्र का जो है, इस अपने कह सकते हो कि वैश्विक स्तर का एक हमारे लिए थाती है, वैश्विक धरोहर है, क्योंकि दुनिया के कुछ चुनिंदा जैव विविधता इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट में हमारा एक क्षेत्र पश्चिमी घाट भी शामिल है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं, आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन। देखिए ये सारी चीज़ें हैं
रामसर से आपको लगता होगा कि कोई भारत का शहर है, या रामसर साइट आप लोग पढ़ते होंगे। तो एक्चुअल में रामसर ईरान का एक बहुत छोटा सा शहर है। वहाँ पे 1971 में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था आर्द्र भूमियों को लेकर, वेटलैंड को लेकर। आर्द्र भूमियाँ ये है जहाँ पे पानी आदि रहे, दलदली क्षेत्र है, उसमें झील है, तालाब है, समुद्री इलाका, मैंग्रोव्स आदि उसमें अभी है, बहुत सारी क्षेत्र है। उनकी पारिस्थितिकी दृष्टि को, उनके जो विविधता को बनाए रखने के लिए, उनके यूनिकनेस को संरक्षित करने को लेकर 1971 में ईरान के छोटे से शहर रामसर में एक सम्मेलन होता है। उसके बाद उसी को रामसर कन्वेंशन या रामसर वेटलैंड कन्वेंशन कहते हैं, जो कुछ आधारों पर दुनिया के प्रमुख वेटलैंड्स को क्या करता है, साइट निर्धारित करता है। 1982 में भारत भी इससे जुड़ा था, और आज भारत में 80 रामसर वेटलैंड साइट हमारे पास, 80 रामसर साइट हमारे यहाँ हैं, जिसको पिछले साल ही जिसमें 5 और जोड़ा गया है। ठीक है, तो आइए चलिए हम इसको देखते हैं। परिचय पर देखा जाए तो आर्द्र भूमियों पर या वेटलैंड पर अंतर्राष्ट्रीय महत्व की कन्वेंशन प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उद्देश्य से राष्ट्रों के बीच पहली आधुनिक संधि के रूप में विशिष्ट है। आर्द्र भूमि वेटलैंड कन्वेंशन हस्ताक्षर 1971 में ईरान के एक छोटे शहर रामसर में हुए थे। तब से आर्द्र भूमि पर कन्वेंशन को रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। ठीक है, अक्सर ये देखा गया है कि जहाँ पे कोई प्रमुख सर्वेक्षण होता है तो उसका नाम दे दिया जाता है। तो आर्द्र भूमियों पर कन्वेंशन था, अब उसका नाम है रामसर कन्वेंशन, या आर्द्र भूमि साइट्स को हम रामसर साइट्स भी बोल देते हैं। रामसर आर्द्र भूमि के मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में आर्द्र भूमि के नुकसान को रोकना है, और जो शेष है उनका विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करके और प्रबंधन के माध्यम से संरक्षण करना है। यानी जो भी वेटलैंड्स हैं उनका जो नुकसान हो रहा है उसको रोकना है, जो बच गया है उसको संरक्षित करने का काम करते हैं। ठीक है, आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के बारे में देखें तो रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो इसमें नदियाँ भी आती हैं, प्रवाल भित्तियाँ या मूंगा चट्टानें या कोरल रीफ्स आती हैं, विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावास भी आते हैं। यानी सिर्फ प्राकृतिक ही नहीं, नेचर के द्वारा ही नहीं, मैन मेड भी अगर कोई इस तरह की चीज़ें हो, वेटलैंड हो, उसे यानी कहीं आदमी ने झील बना दी, बांध बना दिया है, उस बांध के पीछे जो झील तालाब हो गया वो, उसे भी वेटलैंड जो है इसे कभी अगर उसके महत्व है तो उसके अनुसार उसको उसमें शामिल किया जाता है। ये सब आर्द्र भूमि के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसमें दलदल भी हो सकता है, कच्छ क्षेत्र यानी जो सागरी क्षेत्र जहाँ पे सागर का दलदल जो होता है, अपगामी नदियाँ भी होती हैं, झीलें भी होते हैं, लवण कच्छ होते हैं, मड फ्लैट यानी ज्वारी आर्द्र भूमि, ज्वार भाटों से जो चीज़ें बनती है, मैंग्रोव क्षेत्र, प्रवाल भित्तियाँ, दलदल, पीट बोग, आंशिक रूप से सड़ चुकी वनस्पतियाँ, यानी ऐसे क्षेत्र जहाँ पे जल जमाव के कारण वो वनस्पतियाँ सड़ गई हैं। हमारे यहाँ जो है लोकटक में अगर देखा जाए मणिपुर में, तो वहाँ पे पीट वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ये सारे शामिल हैं, चाहे वे प्राकृतिक हों, कृत्रिम हों, स्थायी हों, अस्थायी हों, इन सारी चीज़ों को इसमें शामिल किया जाता है। साथ ही में ये ऐसे क्षेत्रों को भी शामिल करता है जो कम ज्वार पर जो है 6 मीटर की, जो है ये मीटर नहीं मीटर है, 6 मीटर की गहराई तक ताज़ा या खारा जल स्थित प्रवाह हो, वो क्षेत्र भी इसमें शामिल है। इसमें अंतर्देशीय नदियों, तटीय या समुद्री जल शामिल हो सकते हैं। यहाँ तक कि अनेक आर्द्र भूमि क्षेत्र भूमिगत भी हैं, वो भी इसमें शामिल होते हैं। यानी इसका दायरा काफ़ी विस्तारित है, किसका, रामसर आर्द्र भूमि की चीज़ें। रामसर कन्वेंशन के तहत नामित होने के बाद इन स्थलों को कन्वेंशन की गाइडलाइंस या उसकी जो सूची में जोड़ दिया जाता है और रामसर साइटों के रूप में जाना जाता है। इसके बाद जो देश, जिस देश की आर्द्र भूमि इसमें जुड़ी हुई है, वह देश इस आर्द्र भूमि के संरक्षण और इसके विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रबंधन ढांचे की स्थापना करता है, जो इसके देखरेख के कारण सहमत होता है। कन्वेंशन के तहत विवेकपूर्ण उपायों को मोटे तौर पर आर्द्र भूमि के पारिस्थितिकी स्वरूप को बनाए रखने के रूप में जो है परिभाषित किया गया है। ठीक है, रामसर आर्द्र भूमि के मानदंड, यानी किस आधार पे या कैसे किसी वेटलैंड को रामसर वेटलैंड के रूप में शामिल किया जाता है। सभी आर्द्र भूमि को तो नहीं शामिल किया जाता है, कुछ उसकी पैरामीटर्स हैं। एक्चुअल में 9 मानदंड हैं, 9 पैरामीटर हैं, जिसमें से 2 पार्ट हैं। 9 मानदंड के 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 में 1 है और पार्ट 2 में 8 है। जैसे देखें
रामसर कन्वेंशन के तहत किसी आर्द्र भूमि को रामसर वेटलैंड साइट के रूप में घोषित किया जाता अगर वह वेटलैंड कन्वेंशन के तहत निर्धारित 9 मानदंडों में से किसी एक को पूरा करती है। ठीक है, इसमें से पहला मानदंड प्रतिनिधि जो है ये दुर्लभ और अद्वितीय आर्द्र भूमि प्रकार वाली साइट हो, यानी वो दुर्लभ हो, रेयर हो और यूनिक आर्द्र भूमि हो तो उसमें उसको शामिल किया जाता है और अन्य 8 जैविक विविधता के संरक्षण से लिए जो है जुड़ा हुआ है। यानी पहला यूनिकनेस या उसके रेयरनेस के आधार पे और 8 जो है जैव विविधता की स्थिति के आधार पे देखा जाता है, उसके संरक्षण के महत्व को आधार पे देखा जाता है और इन्हीं जो 9 मानदंड है उनमें से जो कोई मानदंड होता है उसके आधार पे ये दिया जाता है। और ये मानदंड कन्वेंशन द्वारा जैव विविधता को बनाए रखने के महत्व पर सभी ये जोर देते हैं। ठीक है, यानी ये 9 मानदंडों में से किसी भी एक को अगर ये पूरा कर ले तो फिर उसको उस वेटलैंड साइट को रामसर साइट घोषित किया जाता है। भारत में आर्द्र भूमि स्थल जनवरी 2014 तक, ये देखिए 5 तो अभी जल्द ही लाया गया है। देखा जाए तो भारत में इसमें कुछ प्रमुख है, जैसे लोकटक झील है। अगर आप योजना देखेंगे ना, अगर आप प्री एग्जाम दे रहे हैं तो योजना वाले में जाके देख लीजिए, वहाँ पे चूँकि थोड़ा सा प्री का मैटर ज़्यादा था इसलिए उसको छोड़ दिया हूँ। वहाँ पे बहुत ढेर सारी जो है झीलों के बारे में बताया गया है, जो आर्द्र भूमि जो कि रामसर साइट से किस किस राज्य में क्या क्या है, कितनी है, वो सारी चीज़ें वहाँ बताई गई हैं। कितनी है ये तो मैंने भी बताया है, उतनी ज़्यादा ज़रूरत है। अभी देखते हैं खेचियोपालरी झील जैसे प्रतिष्ठित स्थल के साथ महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और पारंपरिक महत्व रखती हैं। इसमें अगर देखा जाए तो भारत ने आर्द्र भूमि संरक्षण में प्रगति की है और दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश हैं हमारे? पाकिस्तान है, भारत है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है। इसमें देखा जाए तो रामसर साइटों की सर्वाधिक संख्या जो है 80 जो है भारत में है और 13.3 लाख हेक्टेयर जो है ये क्षेत्र कवर करता है। कैसे देखिए, 81 यानी 82 में बने थे तो शुरू में 2 हमारे पास था, फिर 90 में 4 जोड़ा गया, 2002 में 13 जोड़ा गया, 2005 में 6 साइट जोड़ा गया, 2012 में 1 जोड़ा गया, 2019 में 11 साइट जोड़ा, 2020 में 5 जोड़ा, 2021 में 14 जोड़ा, 2022 में 19 जोड़ा और 2024 में शुरुआत में 5 जोड़ा। सबसे ज़्यादा देखा जाए तो 2022 में ही जो है रामसर साइट भारत में जोड़े गए थे। और ये सारे साइट देखा जाए मिला के जो 80 साइट है ये 6200 प्रजातियों की मेजबानी करते हुए जैव विविधता के महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसमें लाखों प्रवासी पक्षियों के साथ महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में काम करती है और ये विश्व स्तर पर जल पक्षियों की आबादी को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है भारत के जो रामसर साइट हैं। अगर देखा जाए कि वैश्विक खतरों के बावजूद भारत कानूनी सुरक्षा और संरक्षण प्रयासों के माध्यम से इस सिकुड़ती आर्द्र भूमि की प्रवृत्ति को उलट रहा है, यानी ये बता रहे हैं कि भारत अपने प्रयासों के जरिए जो आर्द्र भूमि का क्षेत्रफल घट रहा है उसमें भारत उसको घटने को रोक रहा है और बढ़ावा दे रहा है। जनवरी 2024 में भारत ने अमूल्य पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करके अपने प्रति समर्पण को प्रदर्शित करते हुए कर्नाटक, तमिलनाडु में 5 नई साइटों को नामित करके गर्व से अपनी रामसर साइटों की संख्या 80 तक बढ़ा दिया है, ऐसा ये चीज़ बता रहे हैं। यह उपलब्धि अगस्त 2022 में गति पर आधारित है, जब भारत ने अपने रोस्टर में 11 आर्द्र भूमियों को जोड़ा था, जो देश की आबादी के 75 वर्ष की स्मृति में एक मार्मिक संदेश था। और एक भारत ने इसी के लिए एक वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल बनाया है, जिसमें वेटलैंड प्रबंधकों और हितधारकों के लिए एक नॉलेज सेंटर के रूप में वो काम करता है और यहाँ पे इसको लेकर वेटलैंड को लेकर एक व्यापक जानकारी और संसाधन भी प्रदान करता है। नई रामसर साइटों की मान्यता तो 31 जनवरी 2000 तक भारत में कुल 80 रामसर वेटलैंड साइट हैं, जो दक्षिण एशिया में सबसे अधिक हैं। इसमें से अगर देखा जाए तो 5 जो नए हैं, तमिलनाडु में कराईवेट्टी, लंगवुड सोला रिजर्व, कर्नाटक में मगदी केरे संरक्षण रिजर्व, अंग समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व और अगनासिनी मुहाना शामिल है। ठीक है, आर्द्र भूमियों की अगर राज्यवार सूची देखा जाए तो टोटल 80 तो ऐसे है, उसमें से सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है 16 है, फिर उत्तर प्रदेश में 10 है, पंजाब, उड़ीसा और जम्मू कश्मीर में 6 है, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में 4 है, केरल, हिमाचल, महाराष्ट्र में प्रत्येक में 3 है, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हरियाणा में 2 है, बाकी आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, लद्दाख, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उत्तराखंड में 1 है। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा।
विश्व आर्द्र भूमि दिवस 1971 में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड यानी रामसर कन्वेंशन जब साइन हुआ था, तो उसी के आधार को रखते हुए हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। भारत इस कन्वेंशन का 1982 में हस्ताक्षरकर्ता बना था और देखा जाए तो तमिलनाडु में अधिकतम संख्या रामसर साइट की 16 है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। ठीक है, अगला जो हम देखेंगे कि एक तरह से हमारा वेटलैंड भी है और बायो जैव विविधता के लिए जो है अगर पश्चिमी घाट के बाद दूसरा सबसे प्रमुख जैव विविधता वाला क्षेत्र भी दिखता है, वो है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व या सुंदरबन जीवमंडल। देखिए, ये एकमात्र ऐसा मैंग्रोव एरिया है जहाँ पे बाघ पाए जाते हैं। एकमात्र मैंग्रोव एरियाज है दुनिया का जहाँ पे बाघ पाए जाते हैं। इसलिए देखिए, ये मैंग्रोव्स और ये इसको सुंदरबन भी कहा जाता है क्योंकि सुंदरी नामक यहाँ पे मैंग्रोव ट्री पाई जाती हैं, जिसके कारण इस पूरे क्षेत्र को सुंदरबन कहा जाता है। परिचय के बाद में देखा जाए तो सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और मैंग्रोव वन है। यह भारतीय सुंदरबन यानी सुंदरबन देखा जाए तो भारत में भी है और बांग्लादेश, ये 2 देशों के बीच में है। तो भारतीय सुंदरबन मूरी गंगा नदी और पूर्व में हरिन भागा और रायमंगल नदियों से घिरा है। इस पारिस्थितिकी तंत्र से होकर बहने वाली अन्य प्रमुख नदियां हैं सप्तमुखी, छोटी छोटी नदियां हैं, यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, ठाकुरन, मतला और गोसाबा। ठीक है, सुंदरबन में जलीय और स्थलीय वनस्पतियों और जीवों की अत्यंत समृद्ध विविधता है। वास्तव में सुंदरबन का अत्यधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक मछली नर्सरी के रूप में भी कार्य करता है, यानी फिश हेचरी के रूप में, जहाँ पे बहुत सारी जैसे फिश मछली नर्सरी क्या ढेर सारी मछलियाँ वहाँ पे पालकर तैयार की जाती हैं। तो ये ऐसा है कि नेचुरली ही यहाँ पे वो चीज़ें विविधता पाई जाती हैं। सुंदरबन की अवस्थिति और भौगोलिक विशेषता देख लें तो सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये दलदल वाला यह वन क्षेत्र कुल 10,200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना? 10,200, जिसमें से 4200 वर्ग किलोमीटर आरक्षित वन क्षेत्र भारत में है और करीब 6000 वर्ग किलोमीटर आरक्षित वन क्षेत्र बांग्लादेश में है। और यह दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र भी है। मैंग्रोव वनों में लगातार उत्तर पश्चिमोत्तर क्षेत्र का 5400 वर्ग किलोमीटर भी वाला गैर बनी क्षेत्र भी है, यानी ये तो इस चीज़ से मिलके 5400 ये और 4200 ये जुड़ जाता है, यानी 4200 जो संरक्षित क्षेत्र है और जो मैंग्रोव वन के उत्तर में यानी ऊपर जो है और जो हिस्सा मिलता है वो सब मिला के भारत में आने वाला सुंदरबन आरक्षित क्षेत्र या सुंदरबन अभयारण्य या सुंदरबन जैव मंडल क्षेत्र कुल 9600 वर्ग किलोमीटर का है, जिसमें से 4200 किलोमीटर जो है मैंग्रोव हिस्सा है, दलदली हिस्सा है, और 5400 जो है उसके ऊपर का हिस्सा है। वो सारा चीज़ मिला के 9600 किलोमीटर है। और इसके पश्चिम में मूड़ी गंगा है, यानी एक सीमा बनाती है इधर, और पूर्व में हरिणभंगा तथा रायमंगल नदियां हैं। ये इसका भौगोलिक अवस्थिति है। अब देखते हैं कि इस पारिस्थितिकी तंत्र में बहने वाली अन्य नदियां, वो तो पहले ही देख चुके थे परिचय में ही, सप्तमुखी, ठुकरान, मतला और ग्वासा है। भौगोलिक दृष्टि से सुंदरबन डेल्टा लगातार विकसित हो रहा है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सबसे बड़ा तो है ही है, ये और भी विकसित हो रहा है क्योंकि इस क्षेत्र में गंगा, मतला और विद्याधारी नदियों के बहाव के साथ आकर जमा हुई तलछट से ये ढका है और ज़्यादा ये तलछट धीरे धीरे जमा हो रहा है, यानी कि सुंदरबन डेल्टा का आकार धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है। ठीक है, सुंदरबन पारिस्थितिकी की विशेषताएं देखा जाए तो 1989 में समूचे सुंदरबन को आरक्षित सुंदरबन या जीवमंडल बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित कर दिया गया था और अपने अनूठे इकोसिस्टम के कारण सुंदरबन को ही 1989 में ही विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी घोषिट कर दिया गया था। 2001 के बाद सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व भारत में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बाद दूसरा सबसे बड़ा बायोस्फीयर कह सकते हैं हॉटस्पॉट क्षेत्र है, यानी नीलगिरी तो नंबर 1 पे है, उसके बाद सुंदरबन का क्षेत्र है। सुंदरबन अभयारण्य के बीच बीच स्थित सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क यूनेस्को ने 1987 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसे मान्यता प्रदान कर दी है। ठीक है, भारत सरकार ने इसे रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि भी घोषित करने के लिए नामित किया हुआ है, हालांकि भी हुआ नहीं है। सुंदरबन बाघ अभयारण्य की स्थापना भारत सरकार ने 1973 में बाघ संरक्षण के लिए किया था और सुंदरबन विश्व का एकमात्र मैंग्रोव वन क्षेत्र है जहां बाघ रह रहे हैं। इस वन क्षेत्र में बाघों की संख्या भी विश्व भर में सबसे अधिक है।
ऐसे में सुंदरबन में जलचर, थलचर, वनस्पतियों और प्राणियों की खासी विविधता पाई जाती है। इससे अत्यधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। प्राकृतिक मछली विहार की भूमिका ये निभाता है। सुंदरबन में चूंकि मैंग्रोव्स हैं, मैंग्रोव्स क्या करते हैं, ज्वार भाटा से रक्षा करते हैं, समुद्री तूफानों से रक्षा करते हैं, चक्रवातों से रक्षा करते हैं, जिसके कारण ये भूक्षरण से भी बचा हुआ है। और धीरे धीरे जैसे अगर डेल्टा के कारण इसकी आबादी, इसका जो क्षेत्र है वो बढ़ ही रहा है। सुंदर में पाई जाने वाली पशु प्रजातियां अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जो वहाँ पे है वह है रॉयल बंगाल टाइगर। सुंदरबन मैंग्रोव वन का क्षेत्र रॉयल बंगाल टाइगर या पैंथेरा टाइग्रेस का सबसे बड़ा शरण स्थल एवं आवास है। अन्य स्थानीय पशु स्तनपायी पशु भी हैं। यहाँ पे 58 प्रजातियाँ हैं। सरीसृपों की 55 प्रजातियाँ हैं तथा पक्षियों की लगभग 248 प्रजातियाँ यहाँ पे हैं। देखा जाए तो कितनी हो गई, सब संख्या जोड़ोगे तो देखा जाएगा। इसीलिए ये आप पश्चिमी घाट के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र बोला जाता है। सुंदरबन में दुर्लभ और भयंकर किस्म के खतरनाक जो है पशु भी रहते हैं, जैसे एस्चुरियन क्रोकोडाइल यानी जो ज्वारनद मुख वाला जो मगरमच्छ है, फिशिंग कैट, उदबिलाव, जल में रहने वाले गिरगिट छिपकली, गंगा में रहने वाले डॉल्फिन, स्नोफिन डॉल्फिन, रिवर टर्नपिन, समुद्र में रहने वाली मरीन कछुए जिसमें ग्रीन हरे समुद्री कछुए हैं, हॉक्सबिल कछुआ है, ओल्बे रिडले वगैरह सब शामिल हैं। यहाँ पे रहने वाली शार्क और रे मछलियाँ की 6 प्रजाति वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अनुसूची 1 के तहत भी संरक्षित है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए इसमें ज़्यादातर फैक्चुअल ही चीज़ें हैं, उसमें मैं क्या आपको बताऊं, जितना जो जहाँ था बताने लायक बता दिया है। आप इसे अगर प्री देने जा रहे हैं तो ज़रूर पढ़िएगा, इसमें संक्षिप्त कर रहे हैं। और ज़्यादा डिटेल जानने की है तो योजना ज़रूर पढ़िएगा। मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ कि मेरी क्लास ठीक है, PDF भी मैं देता हूँ वो भी ठीक है, लेकिन आप योजना ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि योजना में आपको पढ़ने से आपको लिखने भी आता है। जैसे उसमें कोई, हालांकि ये वाली योजना तो थोड़ा फैक्चुअली ज़्यादा है, लेकिन कई सारी योजना में कई सारे टॉपिकों पर बड़े विशेषज्ञ लिखते हैं, जिसके कारण उसमें ऐसे कैसे लिखा जाता है, निबंध कैसे लिखा जाता है, उसमें भी आपको लिखने में मदद मिल सकती है। ठीक है, तो चलिए ये रहा अप्रैल माह की योजना का आखिरी जो है अंक। इसके बाद मिलते हैं जो है नई योजना मई माह में, जो हमारे ताने बाने या सामाजिक ताने बाने के बारे में जो है वो बताता है, तो उसमें भी मिलते हैं। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, इसको रिवाइज करते रहिए, ज़रूर देख लीजिएगा। प्री में जा रहे हैं तो ज़रूर देख के जाइएगा योजना के 3 अंकों को या योजना मैगजीन को। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।